आज कक्षा 10 में हम अध्याय 2 बहुपद के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बहुपद कहलाता क्या है? बहुपद वह बीजीय व्यंजक है जिसमें चर के ऊपर धनात्मक पूर्णांक संख्या की घात हो। बहुपद वह बीजीय व्यंजक है जिसमें चर के ऊपर धनात्मक पूर्णांक संख्या की घात हो। जैसे हम बहुपद लिखें उदाहरण के तौर पर एक हमने बहुपद लिखा 3x वर्ग ऋण 7x धन 4। इसमें x है जो वो चर है, वो 3 7 4 जी अचर है, चर राशि और अचर राशि। अब चर और अचर क्या है? चर वे राशियां कहलाती हैं जो अज्ञात हैं, जिनका हमें परिणाम मालूम नहीं होता है, और अचर राशियां वे राशियां हैं जिनका हमें परिणाम ज्ञात होता है। तो चर और अचर के संबंध में आप समझ गए होंगे कि चर किसे कहते हो और अचर किसे कहते हैं। अब बहुपद को दो प्रकार से हम व्यक्त करते हैं। पद के रूप में, बहुपद कितने पद का है, और घात के रूप में। तो पद के रूप में बहुपद एक पदी होता है, द्विपदी होता है, त्रिपदी होता है, और भी चतुर्थ पद, पंचम पद, षष्ठम पद, जिसमें घात 1 2 3 4 5 6 7 की होती है। शून्य की भी हो सकती है, क्योंकि शून्य एक धनात्मक पूर्णांक है। और पद एक पद, जैसे कि हमने बताया आपको उदाहरण, इसमें कितने पद हैं? 1 पद, 2 पद, 3 पद। एक त्रिपद बहुपद है। जैसे हम और बताएं कि केवल लिख दें हम 3x, तो ये एक पदी बहुपद है। 5x धन 4 ये द्विपद है। इसमें कितने पद हैं? 1 और 1 2 पद। त्रिपद का उदाहरण ये है 3x वर्ग ऋण 7x धन 4। इसमें 3 पद हैं, 1 2 3 पद। इस प्रकार हम बहुपद को पदों के रूप में व्यक्त करते हैं, एक पद, द्विपद और त्रिपद के रूप में। पहला हो गया। अब दूसरा है घात के रूप में बहुपद। अब जैसे हमने केवल लग दिया यहाँ पे 5, तो यहाँ पे x के ऊपर शून्य की घात है, ये एक पदी है। चर के ऊपर शून्य की घात है, ये भी एक पदी है। यहाँ चर के ऊपर 1 की घात है, ये द्विपद है, ये द्विघाती है। ये भी एक घाती है, बहुपद है, ये द्विघाती बहुपद है। जितने की धनात्मक पूर्णांक की घात लगी होती है वह उतनी घात वाला बहुपद कहलाता है। और जैसे पूछा जाए कि
बहुपद की घात बताइए। तो बहुपद की घात बताने के लिए आपको बहुपद देखना होगा, और बहुपद में सबसे बड़ी चर के ऊपर जो घात देखेंगे वह बहुपद की घात होगी। प्रश्नावली 2.1 में कुछ प्रश्न दिए हैं। पहले प्रश्न में 6 प्रश्न दिए हैं। इसमें ग्राफ बना हुआ है, 6 ग्राफ बने हुए हैं, और हमें किसी बहुपद px के लिए y बराबर p ऑफ x का ग्राफ नीचे आकृतियों में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, एक बहुपद दिया है जिसको नाम दिया है y, p ऑफ x के लिए शून्यकों की संख्या निकालना है। ये पहला सवाल है, पता देख रहे हैं आप। एक ग्राफ है आपका जिसमें 2 अक्ष होते हैं, एक x अक्ष और एक y अक्ष। ये दोनों x अक्ष और y अक्ष समकोणक प्रतिच्छेद होते हैं, और जहां पर ये समकोणक प्रतिच्छेद होते हैं, समकोणक मतलब यहां पे 90 अंश का कोण बनता है चारों ओर, यहां भी, यहां भी, यहां भी। तो x अक्ष और y अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद होते हैं, मान लो O बिंदु पर प्रतिच्छेद होते हैं कोई, या A बिंदु पर प्रतिच्छेद होते हैं, तो A बिंदु को कहेंगे हम इसका मूल बिंदु। इसको क्या कहेंगे हम, मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 और 0। ये आप कक्षा 9th में भी पढ़ चुके होंगे, ग्राफ भी आप कक्षा 9th में पढ़ चुके होंगे। और इसको अपन को बोलते हैं, x अक्ष को भुज और y अक्ष को बोलते हैं कोटि। अब इसमें पहला सवाल दिया है, एक ग्राफ दिया है जी आपको, इसमें हमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो आप देख रहे हैं x अक्ष पर जो ग्राफ दिया है वो कहीं पे भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, मतलब x अक्ष के किसी भी बिंदु पर px ग्राफ प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, तो अतः इसके शून्यकों की संख्या होगी 0। तो आप क्या लिखेंगे, ग्राफ पर जो px का ग्राफ दिया है वो x अक्ष के किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है, अतः इसमें शून्यकों की संख्या होगी 0। हम दूसरे सवाल पे चलते हैं। इसमें देख रहे हैं आप, एक ग्राफ है आपका, एक x अक्ष है, ये y अक्ष है। तो ये y अक्ष को एक जगह प्रतिच्छेद कर रहा है और x अक्ष को भी एक जगह प्रतिच्छेद कर रहा है ग्राफ। तो हमें y अक्ष से मतलब नहीं है कितनी बिंदुओं पर करे, हमें केवल x अक्ष पर है, मतलब कि x अक्ष पर यह ग्राफ कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो आप देख रहे हैं ये y अक्ष को प्रतिच्छेद किया, तो उससे हमें मतलब नहीं है, फिर आए तो x अक्ष पर केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसके शून्यकों की संख्या होगी 1। शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। अब तीसरे सवाल पे चलते हैं इसी के। तो जो अपना ग्राफ दिया है जो px x अक्ष पर कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो देखो एक बिंदु यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, दूसरा बिंदु यहाँ पे ये प्रतिच्छेद कर रहा है, और तीसरा बिंदु ये यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है। तो x अक्ष पर जितने बिंदुओं पर ग्राफ प्रतिच्छेद करता है उतने ही उसके शून्य होंगे। यहाँ पे कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, 3 जगह पे, तो इसके शून्यकों की संख्या होगी 3।
अगर 4 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है तो शून्यकों की संख्या होगी 4। 5 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है x अक्ष पर, केवल x अक्ष पर देखना है हमें y अक्ष से मतलब नहीं है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। 2.1 में 6 सवाल दिए हैं, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हमने बताया है, और फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ आप कर लेना, बिल्कुल सरल है। जैसे हमने एक बहुपद लिखा, रेखीय बहुपद है ax धन b, इसका हमें शून्य ज्ञात करना है। तो यहां पे रेखीय का मतलब x के ऊपर 1 की घात, चर x के ऊपर कितने की घात 1 की घात, और a और b आपकी अचर हैं। x यहाँ पे आपका चर है, और a और b है जो संख्याएं हैं वो अचर है। तो x पर कितने की घात है 1 की, तो इसको क्या बोलेंगे हम, रेखीय बहुपद। अब मतलब शून्यक, शून्यक किसे कहते हैं, तो स्पष्ट है इसकी अवधारणा। जो x का मान निकलेगा, अगर हम वो बहुपद में प्रतिस्थापित कर दें, x का मान बहुपद में प्रतिस्थापित कर दें, तो वह बहुपद शून्य हो जाएगा, तो इसे हम शून्यक कहते हैं। अब इसी को देख रहे हैं हम, इसका शून्यक निकालेंगे, तो ax धन b, इसका शून्यक निकालना है, तो इसके बराबर लेंगे हम 0। अब हम धन b को, x का मान निकालना है हमें, तो पहले हम धन b को पक्षांतर करेंगे उस तरफ, तो ax बराबर 0 ऋण b, तो 0 ऋण b का मतलब होता है ऋण b, तो ax बराबर ऋण b। अब x का मान निकालना है, और x के साथ में a काय में है, गुणा में, मल्टीप्लाई में, तो ये दूसरी तरफ काय में चला जाएगा, भाग में, तो x बराबर ऋण b बटे a। ये आपका शून्यक आ गया, रेखीय बहुपद ax धन b का शून्यक x बराबर ऋण b बटे a। अब शून्यक किसे कहते हैं, जो हमने अभी बताया था, जो हमारे पास x का मान निकला ऋण b बटे a, अगर हम a मान बहुपद में प्रतिस्थापित कर दें तो बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। देखते हैं, अपना बहुपद है ax धन b, तो a इंटू x का मान क्या है आपका, ऋण b बटे a, तो ऋण b बटे a धन b, तो a से a कट गया आपका, और यहां क्या बचा, ऋण b और धन b, धन b ऋण b कट गया, आपका आंसर क्या आ गया, शून्य आ गया। तो शून्यक का मतलब ये होता है कि अगर शून्यक के मान हम बहुपद में रख दें तो वह बहुपद शून्य होना चाहिए, तब वो उसके शून्यक कहलाते हैं। अब इसके बाद द्विघाती बहुपद है, द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप है या मानक रूप है ax वर्ग धन bx धन c। यहां पे चर के ऊपर कितने की घात है, 2 की घात, अधिकतम घात देखी जाती है, तो x के ऊपर कितने की घात है, 2 की घात, तो इसको बोलेंगे अपन द्विघाती बहुपद। अब मान लो इसके शून्यक हैं, इसके 2 शून्यक निकलेंगे, और वो 2 शून्यक होंगे, एक अल्फा और एक बीटा। तो शून्यकों के गुणांकों में संबंध, शून्यकों और उसके गुणांकों में संबंध है। इसमें 2 संबंध हैं। पहला है शून्यकों का योगफल,
शून्यकों का योगफल। तो शून्य क्या है आपके? अल्फा और बीटा। तो शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा धन बीटा। इसका मान आएगा ऋण बी बटे ए के बराबर, ऋण बी बटे ए। अब यहां पे देखें हम, b क्या है? x का गुणांक है। b क्या है? x का गुणांक। तो हमको इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, या ऋण b का x का गुणांक, ऋण x का गुणांक बटे ए क्या है? x वर्ग का गुणांक। तो यहां लिख देंगे x वर्ग का गुणांक। दूसरा संबंध है इसका शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणित बीटा। इसका मान आता है c बटे ए के बराबर, या इसको लिख सकते हैं c क्या है आपकी बहुपद में? अचर राशि। और ए क्या है? ए अभी बताया था हमने, x वर्ग का गुणांक। तो अभी आपको प्रश्नावली 2.2 में ये संबंध सत्यापित करना पड़ेंगे, शून्यक भी निकालना पड़ेंगे। अब शून्यक कैसे निकाले जाते हैं वो हम प्रश्नावली में आगे चल के बताएंगे। प्रश्नावली 2.2 में पहला सवाल है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद के शून्यक निकालना है आपको। और दूसरी चीज इसमें ज्ञात करना है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित करना है। एक चीज आपको ये ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद के शून्यक निकालना है सबसे पहले, और दूसरे नंबर पे आपको शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित करना है। अब ये कैसे निकाले जाते हैं शून्यक, सबसे पहले ये देखें। दो दशमलव एक का पहला सवाल, अगर एक सवाल आप इसमें स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे तो सारे सवाल बन जाएंगे इसके। इसमें 6 सवाल दिए हैं पहले में, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये सवाल बिल्कुल एक जैसे हैं। तो इसमें से एक कराए दे रहे हम, x वर्ग ऋण 2x ऋण 8। ये हमारा क्या है? द्विघाती बहुपद है। x के ऊपर अधिकतम घात कितने की है? 2 की है। और जब हम बहुपद को लिखते हैं तो चर के ऊपर जो घातें हैं उनको हम डिसेंडिंग ऑर्डर या घटते क्रम में लिखते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे x के ऊपर 2 की घात, x के ऊपर 1 की घात, x के ऊपर 0 की घात। तो सबसे पहले आप देखना है आपको जो बहुपद दिया है, जो चर की घात है वो घटते क्रम में लिखी हैं कि नहीं लिखी हैं। अगर नहीं लिखी हैं तो आप उसको घटते क्रम में बहुपद को व्यवस्थित लिख सकते हैं। अब इसमें जो 1 की घात वाला पद होता है वो कहलाता है मध्य पद। और स्पष्ट दिख रहा है
एक पद आगे है, एक पद पीछे है और बीच में एक पद है, तो मध्य पद है इसका ऋण 2x। जो भी साइन है, चिन्ह है, वो साथ में लिखना है आपको। अगर ऋण है तो ऋण लिखो और धन है तो धन का लिखो। अब इस मध्य पद को आपको दो खंडों में विभक्त करना है, P और Q में मान लो। अब P और Q में इस प्रकार विभक्त करना है कि अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, P धन Q दोनों को, तो इसका योग आना चाहिए 2x। अगर हम इनका गुणा करें P इंटू Q, तो इसका मान आना चाहिए जो पहला पद है और आखिरी पद है। पहला पद है x वर्ग और आखिरी पद है ऋण 8। तो x वर्ग में अगर हम ऋण 8 का गुणा करेंगे तो धन ऋण ऋण, और 8 का x वर्ग करेंगे तो 8x वर्ग। आपको ये चीज ध्यान रखना है कि मध्य पद को हम दो भागों में तोड़ते हैं। मध्य पद 2x है, ऋण 2x, इसको हम दो भागों में विभक्त करते हैं P और Q में। तो हमारी ये दो कंडीशन है, पहली और दूसरी, ये दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं तो आपके जो मध्य पद को आपने दो भागों में तोड़ा है तब तो वो सही है, वरना गलत हो जाएगी। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखो ऋण 8x वर्ग, जो P इंटू Q का गुणा है ऋण 8x वर्ग, तो केवल इसमें आपको ये संख्या बल लो 8 के सभी संभव गुणनखंड निकाल लो। आठ के सभी संभव गुणनखंड मतलब पहला गुणनखंड हो जाएगा 1 गुणित 8, 8 एकम 8। दूसरा हो जाएगा 2 गुणित 4, 2 चौके 8 या 4 दूनी 8। तीसरा है कोई और नहीं है, ये आपके दो गुणनखंड निकलेंगे। एक निकला 1 गुणित 8 और दूसरा निकला, अब आप इसमें x भी लगा सकते हैं। अब गुणा करके देख लें, 1x का गुणा किया 8x में तो इसका उत्तर आ जाएगा 8x वर्ग। 2x का 4x में करेंगे तो इसका गुणा भी आ जाएगा 4 दूनी 8, गुणांकों का गुणांकों में गुणा और चर का चर में गुणा। 1 की घात यहाँ, 1 की घात यहाँ, तो आपने घातांक के नियम पढ़े होंगे, अगर आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो जो 8 के गुणनखंड निकले हैं 1x और 8x, एक गुणनखंड है, दूसरा गुणनखंड है 2x और 4x। इनको हम 4 प्रकार से जोड़ेंगे। पहले को 4 प्रकार से, पहले धन धन लगा के, फिर ऋण ऋण लगा के, फिर धन ऋण लगा के, फिर ऋण धन लगा के। तो सब जगह आप यहाँ 1x लिख दो, दूसरी जगह 8x लिख दो, और इनके बीच में धन का चिन्ह लगा दो। अब यहां देखो 1x और 8x कितना हो जाएगा 9x, ऋण का 1x और ये धन ऋण ऋण हो जाएगा और ऋण के 8x, तो इनका इसका आंसर आ जाएगा ऋण 9x। यहां आपको धन ऋण दिख रहा है ना, तो जब दो चिन्ह हैं इनका मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, और धन का ऋण में गुणा करते हैं तो ऋण आता है, धन का धन में गुणा करते हैं तो धन आता है, और ऋण का ऋण में गुणा करेंगे तो धन आता है। यहाँ देखो 1x धन का है और धन ऋण ऋण 8x, 1x में से 8x घटाएंगे तो ऋण के 7x। यहाँ भी देख लो आप, ऋण 1x और धन के धन गुणित धन से धन ही आता है, तो 8x में से 1x गए तो कितना बचा 7x। तो हमने यहाँ बताया था अगर हम उन दो शून्यकों को जोड़ें, दो भागों को जोड़ें,
शून्य को नहीं, दो, जो मध्य पद को हमने दो भागों में तोड़ा है P और Q में, उन दो पदों को जोड़ें तो आंसर क्या आना चाहिए, ऋण 2x। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं हमने दोनों पदों को जोड़ा है प्रत्येक स्थिति में, तो यहाँ कहीं आंसर हमें 2x ऋण 2x प्राप्त नहीं हो रहा। अब हम दूसरा जो गुणनखंड है बोलेंगे, दो एक्स 4 बार लिख लो 2x को, फिर 4x को 4 बार लिख लो, सामने पहले में धन धन के चिन्ह लगा दो, दूसरे में ऋण ऋण के लगा दो, तीसरे में पहले में धन दूसरे में ऋण, और चौथे में पहले में ऋण दूसरे में धन। अब इन सबके आंसर निकाल लो आप। धन 2x धन 4x कितने हो जाएंगे, 6x धन के, ऋण के 2x ऋण के 4x तो ऋण के 6x, धन के 2x और ऋण के 4x, तो 2x में से 4x घटाएंगे तो क्या बचेगा, ऋण 2x। और यहाँ पे देख रहे हैं धन के 4x हैं, ऋण के 2x हैं, 4x में से 2x घटाए तो क्या बचेंगे, धन के 2x। तो अगर हमने उन दो भागों को जोड़ा P और Q को, मान लो जे अपना P है और जे Q है, तो कौन सी स्थिति में हम देख रहे हैं कि ऋण 2x आ रहा है, आपका जे तीसरे नंबर का। तो ये मध्य पद आपका दो भागों में टूट गया, P का मान आया धन के 2x और Q का मान आया ऋण का 4x। अगर आप पे मध्य पद तोड़ते बनता है तो सवाल बिल्कुल सरल हो जाएगा। एक बार पुनः हम आपको बता दें कि मध्य पद जो ऋण 2x है इसको दो खंडों में तोड़ना है, मध्य पद ऋण 2x को दो खंडों में तोड़ना है, क्या में, P और Q में। तो हम ये कैसे तोड़ेंगे, सबसे पहले हम 8 के सभी संभव गुणनखंड निकाल लेंगे। 1 गुणित 8 x लगा देना साथ में, और 2 गुणित 4। तो हमने 1 और 8 को अभी 4 बार लिख के बताया था, कहीं उसका योग आपको ऋण 2x प्राप्त नहीं हुआ था, जो हमें P धन Q का मान क्या कितना चाहिए था, ऋण 2x। जब हमने दूसरे गुणनखंड को 4 बार लिखा, चारों स्थितियों में, धन धन में, ऋण ऋण में, धन ऋण में और ऋण धन में, तो एक स्थिति हमें ऐसी प्राप्त हुई कि जिसका आंसर हमें ऋण 2x प्राप्त हुआ। तो ये अपना मध्य पद दो भागों में टूट गया। तो P का मान आ गया 2x और Q का मान आ गया ऋण 4x। अब आप दोनों कंडीशन लगा के देख लें कि दोनों के आंसर सही आ रहे के नहीं आ रहे। तो सबसे पहले हमने P धन Q अब भी जोड़ा जाए, P धन Q, तो P यहाँ धन लगा दो तो धन ऋण नहीं हो जाएगा वो। तो P धन Q का मान आया कितना, ऋण का 2x, आपका क्लियर है। अब P इंटू Q, P गुणित Q, तो 2x गुणित ऋण 4x। अब इनका गुणा करेंगे, ये धन का है ऋण का है, तो आंसर आ जाएगा ऋण 2 का 4 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 8, और x का x में गुणा करेंगे तो आ जाएगा x वर्ग। तो P इंटू Q या P का Q में गुणा करें तो कितना आ गया, ऋण 8x वर्ग। हमारी ये दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है, ये भी कंडीशन लग रही है और ये भी लग रही है। अब हम मध्य पद को दो खंडों में विभाजित कर देंगे, तो x वर्ग ऋण 8 है, आप ज्यों का त्यों लिखेंगे, और मध्य पद को दो भागों में तोड़ के लिखना है, और वो दो भाग हैं आपके ऋण के 2, धन के 2x, ऋण के 4x। तो धन के 2x और ऋण के 4x। अब आपका ये मध्य पद है
दो खंडों में विभाजित हो गया, काय में 2x और ऋण 4x, धन के 2x। अब आप दो दो पदों की जोड़ियां बना लें, एक पद्य हो गया, दो पद ले लें, एक पद्य हो गया। इनमें से आपको उभयनिष्ठ निकालना है। जब आप उभयनिष्ठ निकालेंगे तो इसमें देख लेंगे इन दोनों में पदों में कौन सी संख्या कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो वो कोष्टक के बाहर निकालेंगे। अगर आप धन का चिन्ह उभयनिष्ठ निकाल रहे हैं तो ये दोनों चिन्ह, दोनों संख्याओं के चिन्ह यहाँ पे ज्यों की त्यों रहेंगे। अगर ऋण का चिन्ह उभयनिष्ठ निकाल रहे हैं, जैसे ऋण का चिन्ह उभयनिष्ठ निकाल लिया, तो ये दोनों चिन्ह बदल जाएंगे। जो धन के हैं तो ऋण के हो जाएंगे, ऋण के हैं तो धन के हो जाएंगे। तो यहाँ धन का है x, x वर्ग का मतलब होता है x इंटू एक्स, तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो हमारा x कॉमन आ जाएगा। अब इसमें से एक x की घात बाहर निकल गई तो क्या बचा, x। धन ही बाहर निकाला तो धन बचेगा, और x बाहर निकल गया, उभयनिष्ठ निकल गया, तो यहाँ बचेगी केवल आपके 2। तो प्रथम दो पदों में से हमने x बाहर निकाला तो ब्रैकेट में बचा कोष्टक में x धन 2। और यहाँ पे देखो आप ऋण के 4x और ऋण के 8। अब इन दोनों पदों में से फिर हमें कॉमन बाहर निकालना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं दोनों में ऋण है, तो हम ऋण का चिन्ह उभयनिष्ठ निकाल लेंगे। अब ये यहाँ दोनों जगह धन बचेगा। अब यहाँ पे देखो 4 और यहाँ है 8, तो कौन सी संख्या उभयनिष्ठ निकल रही है, 4 यहाँ पे भी है और 2 गुणित 4 यहाँ पे भी है। 8 में भी 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुणित, तो 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, तो हम ऋण के 4 उभयनिष्ठ निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ऋण के 4 उभयनिष्ठ निकल गए तो क्या बचेगा, धन का x, और यहाँ पे भी हमने जो ऋण चिन्ह उभयनिष्ठ निकाल लिया तो बचेगा धन। और 8 में जो गुणा में बाहर निकलते हैं तो 8 में से 4 बाहर निकल गए तो यहाँ पे बचेंगे 2। और एक चीज़ और ध्यान देंगे कि ये दोनों ब्रैकेट बिल्कुल समान आना चाहिए। अगर एक कहीं भी चिन्ह आपका गलत हो गया यहाँ पे, तो आपका ये ब्रैकेट या आपने जो कॉमन निकाले हैं वो गलत निकाले हैं। अब फिर दो संख्याएं हैं, इनमें से हम फिर कॉमन निकालेंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे x धन 2 ब्रैकेट यहाँ पे भी है, x धन 2 ब्रैकेट यहाँ पे भी है, ये 4 के साथ मल्टीप्लाई है, ये x के साथ मल्टीप्लाई है, गुणा में है, तो x धन 2 हम बाहर निकाल लेंगे। अब हमारे पास जो बचेगा, यहाँ से बच रहा x और यहाँ से बच रहा है ऋण 4। तो सबसे पहले बहुपद के निकल आए आपके गुणनखंड। बहुपद के गुणनखंड निकल आए क्या, x धन 2 और x ऋण 4, और हमें ज्ञात करना है बहुपद के शून्य। तो इन गुणनखंडों को हम शून्य के बराबर लिखेंगे, तो x धन 2 बराबर शून्य लिखेंगे, x बराबर 2 को पक्षांतर कर देंगे तो 0 ऋण 2, तो 0 ऋण 2 का मतलब होता है ऋण 2, तो एक शून्य का गया आपका ऋण 2। दूसरा गुणनखंड है x ऋण 4, इसके बराबर भी शून्य लेंगे, ऋण 4 को पक्षांतर कर देंगे बराबर के उस तरफ, तो x बराबर 0 धन 4, तो x बराबर आ जाएगा 4। तो हमारे शून्य निकल आए बहुपद x वर्ग ऋण 2x ऋण 8 के शून्यक प्राप्त हुए हमें ऋण 2 और 4, ऋण 2 कॉमा 4। एक चीज आपकी ज्ञात हो गई। अब दूसरी चीज, आपको शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित करना है, और हम पहले भी बता चुके हैं, सबसे शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, इसमें दो संबंध है। पहला संबंध है अल्फा धन बीटा बराबर ऋण b बटे a। यहाँ पे अल्फा बीटा क्या है, आपके शून्यक है। ए अल्फा का मान है, अल्फा का मान है ऋण 2 और बीटा का मान है 4। तो मान रख के देख लो, अल्फा धन बीटा, अल्फा का मान ऋण 2
धन बीटा का मान 4, धन के 4, ऋण के 2, 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2। तो अल्फा धन बीटा का मान कितना आ गया 2। अब ऋण बी, मतलब यहां पे जो बी है इसको हम व्यापक मानक रूप में लिखेंगे। तो मानक रूप है इसका ax वर्ग धन bx धन c। तो a का मान 1 है, b का मान ऋण 2 है, c का मान ऋण 8 है। तो आप यहां पे भी लिख सकते हैं b का मान क्या है, जो x का गुणांक है ऋण 2। तो ये ऋण पहले से था सूत्र में और फिर ऋण 2, और a का मान कितना है, x वर्ग का गुणांक a कहलाता है, इसका 1। तो ऋण का ऋण में गुणा हुआ तो धन 2/1 मतलब 2। आपका पहला संबंध सत्यापित हो गया। दूसरा संबंध अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का मान ऋण 2 गुणित बीटा का मान 4, तो ऋण 2 का धन 4 में गुणा करेंगे तो धन ऋण ऋण 4 दूनी 8। सी का मान अचर राशि, सी क्या है ये अचर राशि, तो सी का मान कितना है ऋण 8, और ए का मान कितना है 1, ऋण 8/1 का मान होता है ऋण 8। ये दूसरा संबंध सत्यापित हो गया। और जो हमने अभी जो बाद में बताया है आपको, ये द्विघाती बहुपद का मानक रूप है। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि ax वर्ग धन bx धन c कौन सा बहुपद है, द्विघाती बहुपद। x के ऊपर कितने की घात है 2 की। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ x वर्ग है, यहाँ x वर्ग है, यहाँ a है, यहाँ कुछ नहीं है, तो क्या कितना है यहाँ पे 1 है, तो 1x वर्ग। तो a का मान यहाँ कितना होगा 1, ax है, यहाँ पे भी x है, यहाँ धन भी है, यहाँ ऋण 2 है, x का गुणांक b और यहाँ x का गुणांक ऋण 2, तो b का मान आ जाएगा ऋण 2। और यहाँ c अचर राशि है और यह 8 ये c का मान है, तो c का मान आ जाएगा ऋण 8। ये आप पहले भी ज्ञात कर सकते हैं और बाद में भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आपके जो शून्य निकल गए, 2 शून्य ऋण 2 और 4, और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित हो गया। अब प्रश्नावली 2.2 का जो पहले का जो चौथा प्रश्न है, इसमें 4u वर्ग धन 8u, तो इसमें भी हमें शून्य निकालना है, शून्य ज्ञात करना है। उस शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित करना है। आपको ये 2 चीज़ें याद करना है, शून्यक और सबसे पहले हम जो बहुपद देख रहे हैं, अगर हम बहुपद का मानक रूप लिखें तो ax वर्ग धन bx धन c, ये बहुपद दिया है आपको x के लिए, लेकिन जो हमारा प्रश्न में बहुपद है वो काय के रूप में है, u के रूप में। हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं a u वर्ग धन bu धन c। अगर हम इस बहुपद की मानक रूप से तुलना करें, तुलना करने पर तो यहाँ पे u वर्ग है, मानक रूप में भी u वर्ग है, मानक रूप में ये है और प्रश्न में 4 है, तो a का मान कितना है 4। अब चलें u के ऊपर 1 की घात मानक रूप में, और प्रश्न में u के ऊपर 1 की घात। यहाँ u का गुणांक क्या है b और यहाँ u का गुणांक क्या है 8, तो b का मान होगा आपका 8।
यहाँ पे अचर राशि है सी और यहाँ पे कोई अचर राशि नहीं है। तो जब कोई राशि नहीं रहती है तो सी का मान क्या हो जाएगा? शून्य। सबसे पहले हमें बहुपद की मानक रूप से तुलना करना है, तो आपके ए बी सी के मान निकल आएंगे। यहाँ पे केवल 2 पदों वाला बहुपद है, यहाँ 3 पद नहीं दिए हैं, तो इसमें मध्य पद नहीं है। तो जो प्रश्न दिया है तुम्हें 4u वर्ग धन 8u, इसमें केवल आपके कितने पद हैं? 2 पद हैं, तो इसमें मध्य पद नहीं है। तो इसमें आप सवाल देखेंगे, इसमें से जो उभयनिष्ठ निकल रहा है दोनों में से, तो पहले दोनों में से उभयनिष्ठ निकाल लो। तो देखो 4 यहाँ पे भी है और 4 यहाँ पे भी है 8 में, गुणा में। काय में निकालना है? उभयनिष्ठ गुणा में। तो 4 यहाँ से उभयनिष्ठ निकाले तो यहाँ बचेगा u वर्ग, धन का चिन्ह निकाला तो यहाँ धन ही बचेगा और यहाँ भी धन ही रहेगा। 8 में से 4 उभयनिष्ठ निकले तो कितने बचेंगे? 2 u। लेकिन हम एक चीज और देख रहे हैं, इसमें से u के ऊपर 1 की घात भी उभयनिष्ठ निकल रही है, तो हम इसको 4u उभयनिष्ठ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 4u, क्योंकि 4 भी इसमें कॉमन है और u के ऊपर 1 की घात और यहाँ पे भी u के ऊपर 2 की घात है, तो 1 की घात उभयनिष्ठ है ही, तो 4u आप उभयनिष्ठ निकालेंगे तो यहाँ से बचेगा 1u धन और 8 में से 4 बाहर निकल गए तो बचे 2 और u का u बाहर निकल गया तो u धन 2। आपके 2 गुणनखंड प्राप्त हुए, एक 4u और एक गुणनखंड हुआ u धन 2। तो सबसे पहले 4u के बराबर लेंगे हम 0, तो u बराबर 0/4, तो u का मान आ जाएगा 0। ये पहला शून्यक निकल गया, मतलब अल्फा का मान आ गया आपका पहला शून्यक। दूसरा शून्यक, दूसरा गुणनखंड है u धन 2, इसके बराबर भी शून्य लेंगे शून्यक निकालने के लिए, तो u बराबर 0 ऋण 2, तो u बराबर ऋण 2। ये आपका दूसरा शून्यक आ गया, मतलब बीटा का मान आ गया। बीटा मतलब दूसरा शून्यक। तो हमने शून्यक निकाले तो अल्फा का मान आया 0 और बीटा का मान आया ऋण 2। अब दूसरा जो अपना क्वेश्चन है, गुणांकों और शून्यकों में संबंध सत्यापित कीजिए। तो पहला संबंध है अल्फा धन बीटा बराबर ऋण b/a। अल्फा धन बीटा बराबर, तो अल्फा का मान 0 धन बीटा का मान ऋण 2 बराबर ऋण, इसको हल कर लें पहले, धन ऋण ऋण, तो 0 ऋण 2 मतलब ऋण 2। पहले ऋण का चिन्ह लगाएंगे। b का मान कितना है? हमने पहले निकाला है 8। a का मान कितना है? 4। 8/4 का मतलब 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ऋण 2/1 मतलब ऋण 2। ये पहला संबंध आपका सत्यापित हो गया, अल्फा धन बीटा बराबर ऋण b/a। दूसरा संबंध है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये हम क्या ज्ञात कर रहे हैं? शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। आप यहाँ लिख भी सकते हैं, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो दूसरा संबंध क्या है? अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का मान 0
गुणित बीटा का मान ऋण 2, शून्य का ऋण 2 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब c का मान क्या है, यहां पर देखें आप, c का मान 0, a का मान 4, तो 0/4 का मतलब 0। तो ये आपका ये दूसरा संबंध सत्यापित हो गया, शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित आपका हो गया। इसी प्रकार आपका एक सवाल है t वर्ग ऋण 15, t वर्ग ऋण 15, तो इसी को देख के आप कर सकते हैं t वर्ग ऋण 15। तो यहाँ जो बहुपद दिया है t के रूप में दिया है, x के रूप में नहीं दिया, यहाँ पे u के रूप में दिया था, अब बहुपद आ गया आपका t के रूप में। तो बहुपद का मानक रूप है, आपको पता ही है, at वर्ग धन bt धन c। जो भी बहुपद आपको जिस रूप में दिया है, अगर x के रूप में दिया है तो यहाँ पे x लिख दो, u के रूप में दिया है तो u लिख दो, y के रूप में दिया है तो y लिख दो, और t के रूप में दिया है तो t लिख दो। यहाँ देखें t वर्ग, यहाँ t वर्ग, यहाँ a है, यहाँ का है कुछ नहीं है तो a का मान 1, यहाँ t के ऊपर 1 की घात, यहाँ t के ऊपर 1 की घात है नहीं, और तो यहाँ पे b दिया है तो b का मान आ जाएगा 0, और c एक अचर राशि है और अचर राशि दी है, c का मान ऋण 15। सबसे पहले ये ABC के मान निकाल लें, फिर हमें t के शून्य निकालना है, बिल्कुल सरल है। t वर्ग ऋण 15, ये आपका प्रश्न है 5वां, दूसरे का 5वां। तो t वर्ग बराबर ऋण 15 उस तरफ कर, इसके बराबर ले ले 0, ऋण 15 को पक्षांतर रखेंगे, 0 धन 15 का मतलब 15। एक काय का मान आ गया आपका t² या t वर्ग का, और हमें काय का मान चाहिए है t का, तो हम t वर्ग बराबर 15 को लिख सकते हैं धन ऋण वर्गमूल या अंडर रूट 15 पूरे का वर्ग। 15 को क्या लिख सकते हैं, धन ऋण वर्गमूल 15 पूरे का वर्ग, क्योंकि धन वर्गमूल 15 का वर्ग 15 होता है और ऋण का वर्ग भी धन होता है, ऋण का वर्ग धन, वर्गमूल 15 का वर्ग 15। अब यहाँ पे देखेंगे दोनों तरफ से वर्ग वर्ग कैंसिल हो जाएंगे, t का मान आ जाएगा धन ऋण वर्गमूल 15, मतलब आपके t के दो मान आ गए, एक t का मान आ गया आपका वर्गमूल 15 धन के, और एक t का मान आ गया ऋण के वर्गमूल 15। ये अल्फा का मान निकल आया, अल्फा बराबर वर्गमूल 15 और बीटा बराबर ऋण वर्गमूल 15, ये आपके शून्य का गए। अब आप शून्य को मैं संबंध सत्यापित कर लेना, तो ये सवाल भी आपका क्लियर हो जाए। अब इसका 2.2 प्रश्नावली का दूसरे का जो पहला सवाल है, इसमें आपको 6 सवाल दिए हैं। इन 6 सवालों में आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, और आपको दिया है शून्यकों का योग और गुणनफल, शून्यकों का योग और गुणनफल नीचे दिया गया है। शून्यकों का योग आपका 1/4 और शून्यकों का गुणनफल है ऋण 1। तो हमने लिख लिया शून्यकों का योग, शून्य होते हैं अल्फा धन बीटा बराबर 1/4 दिया है। शून्यकों का गुणनफल ऋण 1, तो शून्य का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर ऋण 1। इसको हम 2 विधि द्वारा कर सकते हैं। इसकी पहली विधि ये है, सूत्र विधि है। तो सूत्र है इसका x वर्ग ऋण शून्यकों का योगफल इंटू x धन शून्यकों का गुणनफल। आप इस सूत्र की सहायता से बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। क्या है, x वर्ग
ऋण अल्फा धन बीटा, अल्फा धन बीटा मतलब शून्यकों का योग, ब्रैकेट में इंटू एक्स, धन शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या है? अल्फा इंटू बीटा। आप इसमें डायरेक्ट मान भर के बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। देखें एक्स वर्ग ऋण अल्फा धन बीटा, अल्फा धन बीटा का मान कितना है? 1/4। तो अल्फा धन बीटा की जगह क्या भर दिया अपन ने? 1/4 इंटू एक्स, धन अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया? ऋण 1। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान क्या रख दिया? ऋण 1। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप दो चिन्ह आ रहे हैं साथ साथ में, इन दोनों चिन्हों का गुणा कर लें तो एक्स वर्ग ऋण 1/4 इंटू एक्स धन ऋण 1, ये आपका बहुपद ज्ञात हो गया। सेकंड इसकी मेथड है अल्फा धन बीटा का मान है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान है ऋण 1। हमें बहुपद निकालना है। तो अभी ये आप पढ़े थे शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध में, शून्यकों का योगफल का मान होता है अल्फा धन बीटा बराबर ऋण b/a और इसका मान दिया है आपको 1/4। अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a और इसका मान दिया है ऋण 1। तो यहाँ पे बटे में संख्या है और यहाँ पे बटे में संख्या नहीं है, तो हम इसके बटे 1 भी लिख सकते हैं। अगर हम इन दोनों की तुलना करें, यहाँ भी बटे में a है और यहाँ भी बटे में a है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं अगर तुलना करें इन दोनों की तो a का मान कितना आ रहा है? 4 और यहाँ a का मान कितना आ रहा है? 1। मतलब आपके दोनों मान भिन्न हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पे 4 करेंगे तो हम इसमें अंश और हर में 4 का गुणा कर देंगे, गुणित 4/4। कोई अंतर नहीं आता, 4 से 4 कट जाएंगे। अब c/a का मान कितना आ जाएगा? देखो यहाँ ऋण 1 का 4 में गुणा किया तो ऋण 4 और 4 एकम 4। अब इसको आप भूल जाएं। अब यहाँ पे तुलना करें, a का मान कितना आया? 4 और यहाँ भी a का मान 4, तो a बराबर लिख देंगे 4। यहाँ ऋण b का मान 1, तो b का मान कितना आ जाएगा? ऋण 1 और यहाँ c का मान कितना है? ऋण 4। आपके ABC के मान प्राप्त हो गए। अब आप मानक रूप लिख के, बहुपद का मानक रूप क्या है? ax वर्ग धन bx धन c, इसमें ABC के मान प्रतिस्थापित कर दीजिए, आपका बहुपद ज्ञात हो जाएगा। a का मान कितना है? 4x वर्ग धन b का मान कितना है? ऋण 1 इंटू एक्स धन c का मान कितना है? ऋण 4। तो 4x वर्ग धन ऋण x ऋण 4। अब देख रहे हैं आप इस सवाल में उस सवाल में अंतर दिखाई दे रहा? क्यों? क्या अंतर है? अगर इसमें हम सभी संख्याओं में बराबर शून्य लेके 4 का गुणा कर दें, इसको हम x वर्ग ऋण 1/4 x ऋण 1 बराबर 0, सभी पदों में कितने का गुणा कर दें? 4 का। तो 4 का यहाँ गुणा करेंगे तो 4x वर्ग, 4 का यहाँ गुणा करेंगे 4 से 4 कट जाएंगे, क्या बचेगा? ऋण x और यहाँ 4 का गुणा करेंगे तो ऋण, वही चीज़ आ गई। तो इस प्रकार से आप ये सवाल कर सकते हैं। दूसरे में 6 सवाल दिए हैं, तो 6 सवालों को आपको करना है। तो 2.2 आपकी प्रश्नावली खत्म होती है यहाँ पे, और ये प्रश्न आप अभ्यास करें और देखें